Hello students, my name is Atulya Kumar. I am assistant professor at BVD IITM Lucknow. Today we are going to study about rheology of fluid. This is the continuation topic of viscosity. So I will introduce first what is rheology. Rheology stands for it's if we break the rheology into a three part, it stands for first part rheo stands for to flow. Logo means science. Ology means the study. If we together combine the rheology, it's deal with the science that concern with the flow of liquid and the deformation of solids. Okay. So the main focus of this topic will be study the flow of liquid. To study the flow of liquid, first we have to deal with the factor that define the flow of liquid. कौन कौन सा फैक्टर है जो फ्लो ऑफ लिक्विड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी की। और जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि विस्कोसिटी डिपेंड करती है शेयर स्ट्रेस पे, विस्कोसिटी डिपेंड करती है शेयर स्ट्रेस पे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन दोनों रिलेशन, इन दोनों टर्म को यूज करके एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड को क्लासिफाई किया था, जिसमें सबसे पहला फ्लूइड हम पढ़ेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड मींस द फ्लो विच ऑबेज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, द फ्लूइड विच ऑबेज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ये हम नेक्स्ट थोड़ी देर में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है। शेयर स्ट्रेस जो जिस पे हम लोग ने भी पढ़ा था कि फ्लूइड का फ्लो डिपेंड करता है शेयर स्ट्रेस पे फ्लूइड का फ्लो डिपेंड करता है। तो जनरली हमारे पास दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस जो होता है हमारे पास दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा जो होता है वो होता है शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो किसी भी बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। परपेंडिकुलर मतलब सपोज करिए कि अगर हम यहाँ पे हम एक फ्लैट सरफेस पे अगर हम खड़े हैं तो हमारा जो बॉडी होगा वो इस फ्लैट सरफेस के डायरेक्ट परपेंडिकुलर पे है। तो हमारा बॉडी जो एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा वो नॉर्मल फोर्स होगा। इस नॉर्मल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस बॉडी फील कर रही होगी वो स्ट्रेस क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस होगी। वही अगर डिपेंड करिए कि अगर हम यहाँ पे एक बॉडी लेते हैं, ये हमारे पास एक बॉडी है और इसके इस सरफेस के पैरेलल में हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, इस सरफेस के पैरेलल में कोई फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स को बोलेंगे हम लोग शेयर फोर्स। इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स इज अ स्ट्रेस विच इज अप्लाइड पैरेलल और टेंजेंशियल टू ए फेस ऑफ मटेरियल एज अपोज टू ए नॉर्मल स्ट्रेस। हम लोग नॉर्मल फोर्स किस तरीके से लगा रहे थे, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलरली लगा रहे थे। एक सरफेस के परपेंडिकुलर में हम लोग क्या लगा रहे थे, नॉर्मल फोर्स लगा रहे थे। और शेयर फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, बॉडी के टेंजेंशियल यानी कि बॉडी के पैरेलल में फोर्स लगा रहे हैं। तो इस फोर्स को इसके कारण इस शेयर फोर्स के कारण जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे हम लोग, शेयर स्ट्रेस। और नॉर्मल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस बॉडी के अंदर फील हो रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। तो फ्लो जो लिक्विड की या फ्लूइड की जो फ्लो होती है ना वो जनरली शेयर स्ट्रेस के कारण ही हम लोग पढ़ेंगे, वो जनरली शेयर स्ट्रेस के कारण ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अब शेयर स्ट्रेस को मेजर किस यूनिट में करेंगे, शेयर स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। यानी कि इसको अगर हम डिफाइन करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर कंबाइंडली हम देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल, इसको हम लोग बोलेंगे पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, पास्कल। यानी कि अगर इस टॉपिक पे आप देखा जाए तो स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस इज व्हेन अ फोर्स अप्लाइड पैरेलल और टेंजेंशियल टू ए फेस और ए सरफेस ऑफ ए बॉडी, उस टाइम हम स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, व्हेन फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी एंड स्ट्रेस फील और स्ट्रेस जनरेट फील बाय द बॉडी इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, जो स्ट्रेस की यूनिट होती है, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, स्ट्रेस की यूनिट हम लोग लेते हैं पास्कल। शेयर स्ट्रेस की यूनिट भी क्या होगी, पास्कल होगी। क्यों पास्कल होगी, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर हम इसको लिखें, स्ट्रेस को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पास्कल। ये बोला जाता है पास्कल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, फोकस करते हैं अपना जो मेन टॉपिक था वो था न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड यानी कि जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो होता है
उन्होंने बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अपना शेयर स्ट्रेस होता है। इस चीज को अगर हम प्रूव करें तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये एक फील्ड ऑफ फ्लो है, इसमें बहुत सारे, इसमें एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इस फ्लो का हर एक जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसका क्या होता है, अपना पर्टिकुलर लेयर होता है, ठीक है। तो अगर हम सपोज करो कि हर एक लेयर की अपनी अपनी वेलोसिटी है, सपोज करते हैं हर एक लेयर की अपनी अपनी वेलोसिटी है, वी डैश, वी डबल डैश, वी ट्रिपल डैश। हम क्या कर रहे हैं, बस वेलोसिटी अलग अलग वेलोसिटी से भी हो सकती है। विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि विस्कोसिटी क्या करती है कि फ्लो को रेसिस्ट करती है, किसी भी फ्लूइड को फ्लो होने के लिए रेसिस्टेंस ऑफर करती है। तो हो सकता है कि अगर देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी भी अलग अलग हो सकती है, इसकी भी वेलोसिटी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी को डीवी से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। जितना टाइम उसे लगेगा कवर करने में और जितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, उस दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन हम करें, प्रोडक्ट निकाले, तो हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कितना वो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें वेलोसिटी पता है कि डीवी है और कितने टाइम में हम देख रहे हैं, डीवी अपॉन डीवी इंटू टी, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर अगर हम इसको इस रिलेशन को अगर हम यूज करें, इस रिलेशन को अगर हम यूज करें क्या निकालने के लिए, अगर हम इस रिलेशन को यूज करें डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए, तो देखो डीए अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, डीए अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं टेन डीटा डी थीटा। कहां से आया, देखिए ये क्या है मेरा डिस्टेंस, ये क्या है मेरा dx, इतना दूर का हम स्टडी कर रहे हैं, और ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ये एंगल कौन बना रहा है, इतना एंगल कौन बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन से, इस फिगर से अगर हम 10 डी थीटा की वैल्यू निकालें तो हम 10 डी थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी एक्स, जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, बहुत ही कम है, बहुत कम है 10 थीटा की वैल्यू, तो हम इस 10 थीटा की वैल्यू को इक्वेट करके लिख सकते हैं थीटा के बराबर में। जब थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो हम क्या करते हैं, 10 थीटा की वैल्यू को इक्वेट करके लिख सकते हैं थीटा के बराबर में। तो हमने वही किया, डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 10 डी थीटा, इसको हमने इक्वेट कर दिया डी थीटा के बराबर में। अब हमें पता है कि डी ए यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू क्या, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू हमें पता है कि डीवी अपॉन डी, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू हमें पता है कि डीवी इंटू डी टी। तो डिस्टेंस ट्रेवल को हमने रिप्रेजेंट यहाँ पे पुट कर दिया डीवी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से अगर देखा जाए तो डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डीवी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे डी थीटा इंटू डी टी जो है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन है। डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन है। डीवी अपॉन डी एक्स क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब कि जैसे जैसे कि हम लेयर ऊपर बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे वेलोसिटी में जो चेंज देखा जाएगा, मतलब लेयर वेरी करने पे जो वेलोसिटी में चेंज देखा जाएगा, उस चेंज को हम लोग बोलेंगे डीवी अपॉन dx, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब अगर हमें कोई शेयर स्ट्रेस प्लॉट करना हो तो शेयर स्ट्रेस इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, शेयर स्ट्रेस इक्वल टू लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी के बराबर में। सिंस डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू लिखा जाता है डीवी इंटू डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डीवी अपॉन डी एक्स। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसी इक्वेशन से जब हम बात करेंगे, तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं, ये डीवी अपॉन डीएक्स जो था, इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन अगर हम हटाते हैं तो यहां पे हम एक कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट यूज ऐड करते हैं, और ये होता है टॉ न्यू डीवी अपॉन dx। बहुत सारी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं ये इस तरीके से भी लिखा होता है, टॉ इक्वल टू न्यू डी यू अपॉन डी वाई, टॉ न्यू डी यू अपॉन डी आई। इसी को बोला क्या जाता है, इसी को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेस। इस चीज को हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेस, ना कि रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेस। ऐसा नहीं है, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी जो है, डी थीटा यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन डायरेक्टली इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसीलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनली में आपको से कोई स्टेटमेंट पूछे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का स्टेटमेंट क्या है, तो आप वहां पे बोलेंगे कि रेट शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन के बराबर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, टेम्परेचर के इफेक्ट से विस्कोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। देखिए
ऐसा देखा गया है कि जो फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होती है वो होती है कोहेसिव फोर्स के कारण। फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होती है वो होती है कोहेसिव फोर्स के कारण। और जैसे फ्लूइड में लिक्विड में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस क्या होती है, कम होती जाती है, कमजोर होती जाती है। क्यों कमजोर हो जाती है? बहुत बेसिक में हम चलते हैं, 11th 12th में हमें पता था कि जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे हमें पता है कि जैसे ही हम किसी भी मैटर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी भी मैटर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस टाइम में देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो बॉन्ड होती है, मैटर मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड होती है ना, वो ब्रेक हो जाती है। अब मॉलिक्यूल के बॉन्ड का ब्रेक होना, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर में हमने क्या इंक्रीज कर दिया, उसकी वेलोसिटी, मतलब उसके मूवमेंट को हमने अलाउ कर दिया। हमें पता है कि विस्कोसिटी क्या करती है, मूवमेंट को रेसिस्ट करती है। तो आप इस तरीके से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि सिंस टेम्परेचर बढ़ने के कारण हम क्या कर रहे हैं, उसका जो मॉलिक्यूलर एनर्जी थी, यानी कि जो बॉन्ड बनाने के लिए जितनी एनर्जी थी उसको ओवरकम हो जाता है, एनर्जी अगर एक्सीड हो जाती है तो उनके बॉन्ड क्या हुए, उनके बॉन्ड ब्रेक हो गए। उनके बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि जो उनकी डेंसिटी थी, जो कंपैक्टनेस हमने ऑब्जर्व किया था, वो अब कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्रीली मूव करने के लिए हमने उन्हें अलाउ कर दिया है, फ्री कर दिया है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि वो आराम से फ्लो करेंगे। सेम चीज यहां पे हम कोहेसिव फोर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ही अगर हम लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लिक्विड के जो बॉन्ड होंगे, यानी कि H2O के जो बॉन्ड होंगे, वो ब्रेक हो सकते हैं, जिसके कारण से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत ही रैंडमली फ्री मूव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। रैंडमली मूव करने, इसका मतलब क्या हुआ कि विस्कोसिटी हम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो डिक्रीज हो रहा है, तभी हम फ्लूइड आराम से फ्लो हो रहा है, तभी फ्लूइड क्या हो रहा है, आराम से फ्लो हो रहा है। अब बात करते हैं गैसेस के केस में, क्योंकि फ्लूइड में क्या होता है, लिक्विड प्लस गैस दोनों होता है। तो फ्लूइड के केस में देखा गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, उन मॉलिक्यूल, फ्लूइड गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कॉलिजन क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। कॉलिजन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कॉलिजन इंक्रीज होने से क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, रैंडमनेस बढ़ जाती है। रैंडमनेस बढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि उनकी विस्कोसिटी क्या होगी, उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है फ्लूइड विच डू नॉट ओबेज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे उस फ्लूइड को जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या थी? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने अभी जस्ट पढ़ा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या थी? टॉ इक्वल टू न्यू डी यू अपॉन डी वाई। डी यू अपॉन डी वाई जो था ये क्या था? ये थी वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या था? ये थी डायनामिक विस्कोसिटी। और ये क्या था? शेयर स्ट्रेस। ये हमने अभी जस्ट पढ़ा था। अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वो फ्लूइड जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या कर रहा है? फॉलो नहीं कर रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, अगर हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि टॉ इक्वल टू एम डी यू बाई डी ऑन डी वाई टू द पावर एन। टॉ एम डी यू बाई डी वाई टू द पावर एम। इसमें एम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का। एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कंसिस्टेंसी इंडेक्स को। और एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है फ्लो इंडेक्स को। एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रहा है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स को। एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो इंडेक्स को। तो अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के साइंटिस्ट ने डिफरेंट फ्लूइड पे को क्लासिफाई किया, जिसमें सबसे पहला जो फ्लूइड होता है ये हम पढ़ेंगे बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। सबसे पहला जो फ्लूइड पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। ये क्या? ये इनका जो लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो होता है ना, वो लीनियर होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप लीनियर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि उस रिलेशनशिप तक पहुंचने के लिए हमें क्या होता है? इनिशियल स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। इनिशियल स्ट्रेस क्या करना पड़ेगा? हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या करेगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा। एग्जांपल में हम लोग घर में टूथपेस्ट यूज करते हैं। जब टूथपेस्ट यूज करते हैं तो हमें क्या होता है कि टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है ना, उस पर हमें एक्स्ट्रा प्रेशर यानी कि एक स्ट्रेस जनरेट करना पड़ता है, तभी जाके ट्यूब से बाहर टूथपेस्ट बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या है कि हमें पहले उसमें क्या किया? हमने उसे में पहले इनिशियल स्ट्रेस अप्लाई किया, कुछ ना कुछ हमने उसको इनिशियल स्ट्रेस दिया। जब इनिशियल स्ट्रेस दिया तो तब जाके फ्लूइड क्या हुआ? फ्लो करना शुरू किया। अगर हम इसको देखें, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ अगर ओरिजिन से पास कर रहा होता, ये ग्राफ अगर सपोज करें हम यहां ओरिजिन से पास कर रहा होता, अगर ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा होगा अगर ये ग्राफ, तो ये ग्राफ किसका होता? ये ग्राफ देखा जाता न्यूटोनियन फ्लूइड का।
न्यूटोनियन फ्लूइड का। लेकिन ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ का कुछ ना कुछ ये इंटरसेप्ट है, ये ग्राफ का कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसमें कुछ ना कुछ इनिशियल स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इतना इस अमाउंट का इनिशियल स्ट्रेस, इस अमाउंट का इनिशियल स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, टॉ नॉट बोल सकते हैं। यानी कि अगर हमको बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम टॉप नॉट, टॉ इक्वल टू टॉ नॉट प्लस एम डी यू बाई डी आई टू दी पावर एम। टॉ नॉट क्या होता है, टॉ नॉट होता है जिसको बोला जाता है इनिशियल शेयर स्ट्रेस, हम इसमें इनबिल्ट कर रहे हैं इनिशियल शेयर स्ट्रेस, जो कि फ्लो स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरी है, इनिशियल शेयर स्ट्रेस जो कि फ्लो स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। ओके, नेक्स्ट टाइप के फ्लो इंडेक्स फ्लूइड की बात करें, यो उसकी बात हम करते हैं सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक फ्लू वो होता है जो जिसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, जिसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम उसकी शेयर उसमें शेयर स्ट्रेस हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे उसमें हम शेयर स्ट्रेस बढ़ाएंगे उसकी विस्कोसिटी क्या देखी गई है, उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती गई है। इसका मतलब कि उस फ्लूइड को हम क्या बोल सकते हैं, उस फ्लूइड को हम शेयर थिनिंग फ्लूइड बोलते हैं, उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर थिनिंग फ्लूइड बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, शेयर थिनिंग का अगर हम एग्जाम्पल लें तो शेयर थिनिंग के एग्जाम्पल में, सूडोप्लास्टिक के एग्जांपल में जो स्टैम्प बोलता है वो होता है स्टार्च का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इसके पॉलीमर होते हैं ना, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी इनका स्ट्रक्चर होता है वो रियलाइंग होता है। ये इसमें क्या होता है, वो रियलाइंग होता है या कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी मतलब कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण से इनकी जो थिकनेस थी, इनिशियल थिकनेस और अभी फाइनल थिकनेस में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट होगा। दूसरी टाइप की फ्लो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डायलेटेंट फ्लो। इस फ्लो में क्या होता है, इस फ्लो में जैसे जैसे हम शेयर स्ट्रेस बढ़ाते चलेंगे, इसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब विस्कोसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, फ्लो करने में उसे उतना ही टफ होगा, फ्लो करने में हम क्या करेंगे, उसे उतना ही दिक्कत होगा। एग्जाम्पल में जो ब्लड फ्लो हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो एग्जाम्पल किसका है, डायलेटेंट फ्लो का एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो सस्पेंशन होता है ना, इसके सस्पेंशन जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल डिफॉल्युकेटेड पार्टिकल होते हैं। मतलब जब हम जैसे शेयर स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, उसके कारण क्या हुआ कि ये पार्टिकल क्या हुआ, मतलब एक जगह आके फ्लॉक बन जाएंगे, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि फ्लो होना उसमें उतना ही टफ देखा गया, उतना ही मुश्किल होगा हमें उसको फ्लो करवाने में। नेक्स्ट टाइप के फ्लूइड जो होते हैं वो होते हैं रियोपैक्टिक फ्लूइड। लियोपैक्टिक फ्लूइड उस फ्लूइड को बोला जाता है जिनका शेयर स्ट्रेन टाइम के साथ बढ़ता है, जिसका शेयर स्ट्रेन क्या होता है, टाइम के साथ बढ़ता जाता है। इस फ्लूइड को समझने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है अपैरेंट विस्कोसिटी की, एक कॉन्सेप्ट होती है अपैरेंट विस्कोसिटी की। इसको लिखा जाता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग शेयर स्ट्रेस अपॉन रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। यानी कि जैसे जैसे हमें पता है कि शेयर स्ट्रेन क्या होता है, शेयर स्ट्रेन को लिखते हैं dt/dt, यानी कि टाइम पे ये डिपेंड कर रहा है, शेयर स्ट्रेन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते चलेंगे, इसका टाइम बढ़ाते चलेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चलेगा तो d/dt यानी कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होती चलेगी। और जैसे जैसे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती चलेगी, अपैरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी, क्या देखी गई है, क्या कैसा ऑब्जर्व किया जाएगा, इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इसकी यानी कि रियोपैक्टिक फ्लूइड जो होता है, उस फ्लूइड में हमें अपैरेंट विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अपैरेंट विस्कोसिटी अगर न्यूटोनियन फ्लूइड है तो अपैरेंट विस्कोसिटी जो होता है वो डायनामिक विस्कोसिटी के बराबर में होगा। अगर न्यूटोनियन फ्लूइड है, यानी कि जो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहा है, उस फ्लूइड में देखा गया है कि वो उसकी जो विस्कोसिटी होगी, उसकी जो अपैरेंट विस्कोसिटी होगी, यानी कि जो विस्कोसिटी टाइम के साथ हम ऑब्जर्व करेंगे, वो विस्कोसिटी जो होगी वो सिमिलर होगी, इक्वल टू होगी किसके, उसके डायनामिक विस्कोसिटी से। लेकिन अदर देन न्यूटोनियन फ्लूइड, जो भी हम फ्लूइड पढ़ेंगे, उसकी अपैरेंट और डायनामिक विस्कोसिटी में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि अपैरेंट विस्कोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन पे। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, यानी कि टाइम के फैक्टर इसमें हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम रियोपैक्टिक फ्लूइड की बात करें तो जिसमें देखा गया है कि उसका शेयर स्ट्रेस जो होता है ना,
उसमें अगर हम फ्लो करवाना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके उसमें फ्लो होता जाएगा। अगर हम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे तो हम क्या उसमें ऑब्जर्व करेंगे, उसकी अपरेंट विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अपरेंट विस्कोसिटी अगर बढ़ती चली गई तो उसमें फ्लो होने में उसे उतना ज्यादा कठिनाई महसूस होगा। दूसरे टाइप के फ्लूइड होता है उसमें थिक्सोट्रॉपिक, उसको थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड बोला जाता है। इस फ्लूइड में देखा गया है कि चेंज इन विस्कोसिटी मतलब जितना ज्यादा फ्लूइड जो फ्लो करता जाएगा उतना कम उसका विस्कोसिटी होगा। मतलब जितना देर तक हम फ्लूइड फ्लो करवाएंगे उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, उतनी कम होती चली जाएगी। यानी कि रियोफैक्टिक फ्लूइड में क्या है कि अगर हमें उसको फ्लो कराना है तो हमें उसमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी तरफ देखा गया कि थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड को बोला जाता है कि थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड जो होता है उस न्यूटोनियन फ्लूइड को बोला जाता है जिसके चेंज इन विस्कोसिटी, जिसमें चेंज इन विस्कोसिटी जितनी ज्यादा फ्लूइड बहती चली फ्लो होती चली जाएगी उसकी विस्कोसिटी उतनी चेंज होती चली जाएगी। अब हम बात करेंगे प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अब हम बात करेंगे प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर अभी तक हम लोग ने, जब आप लोग ने पढ़ा था, आप लोग ने सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसी का एप्लीकेशन जो है, इसी का एप्लीकेशन है कि जो डिफरेंट टाइप के जो फ्लूइड पार्टिकल होते हैं, लिक्विड पार्टिकल, चाहे वो वाटर ड्रॉपलेट हो या जेट हो या एयर ड्रॉपलेट हो, जो भी ड्रॉपलेट हो हम उसका स्टडी करेंगे। तो आज अभी हम आप सबसे पहले स्टडी करेंगे लिक्विड ड्रॉप पे। तो आपको पता है कि जब ये हमारे पास क्या होता है कि एक ये लिक्विड ड्रॉप है, ये स्फेरिकल सरफेस में है। अगर हम इस लिक्विड ड्रॉपलेट को यहां से कट करेंगे, अगर हम इस लिक्विड ड्रॉपलेट को यहां से अगर हम कट करते हैं तो इसका जो व्यू होगा वो कुछ इस तरीके से देखा जाएगा। इसके पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस पे, इस पूरे सरकमफ्रेंस पे सरफेस टेंशन हमें देखने को मिलेगा। इस पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस पे हमें क्या देखने को मिलेगा? सरफेस टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पूरे के सरकमफ्रेंस पे क्या देख रहे हैं? सरकमफ्रेंस अगर इस ड्रॉपलेट को अगर बर्स्ट होने से बचाना है तो क्या होगा कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा उस प्रेशर को कौन रेसिस्ट कर रहा होगा? जो इस सरफेस टेंशन जो होगा वो इसको रेसिस्ट कर रहा होगा। मतलब इस ड्रॉपलेट को अगर ब्लास्ट होने से यानी बर्स्ट होने से अगर बचना है तो इसके द्वारा जो सरफेस टेंशन अप्लाई किया जा रहा होगा इसके सरफेस पे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, जो इसके सरफेस पे प्रेशर आ रहा होगा। या मान लीजिए जैसे सपोज करो कि ये क्या है, ये है पी आउट और ये क्या है पी इनसाइड। पी इनसाइड कौन लगा रहा होगा? पी इनसाइड लगा रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से। और पी नॉट जो होगा वो मे बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण पी एटीएम है। तो अगर हम ये जो हमारा बबल है, इस बबल को अगर हम बर्स्ट होने से रोकना चाहते हैं तो हमें क्या करना, हमें क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा? हमें ऑब्जर्व ये करना पड़ेगा कि जो भी इसके सरफेस टेंशन या जो इसका इंटरनल प्रेशर होगा, इसका जो भी इंटरनल प्रेशर होगा ये बाहर के प्रेशर से कम से बड़ा या उसके बराबर में होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तभी तो इसकी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगी। नहीं तो ये क्या होगा, बाहर वाले प्रेशर के कारण क्या होगा, ये आराम से क्या होगा, ये बस्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल में जब भी हम लोगों के घर में कोई भी बाहर से पैकेजिंग आती है तो उसमें एयर बबल के सीट होते हैं जो कि उसको जर्क से यानी कि सडन स्ट्रेस से बचाते हैं। कोई भी अगर टूटने वाला सामान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने उंगली के बीच में उसको प्रेस करके हम क्या करते हैं, उसको बस्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों ऑब्जर्व होता है? क्यों? क्योंकि अंदर का जो होगा, शुरू में तो हमें थोड़ी सी रेसिस्टेंस ऑफर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने अंगूठे और उंगली के बीच का जो प्रेशर होगा हम बढ़ाते चलेंगे, हम कुछ देर के बाद उसमें आराम से उसको बस्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे थे वो ओवरकम कर गया जो कि उसके इंटरनल फोर्स पे था। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, इंटरनल स्ट्रेस कौन अप्लाई कर रहा है? इंटरनल स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है सरफेस टेंशन। एक्सटर्नल स्ट्रेस कौन होगा? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल स्ट्रेस इस पे अप्लाई कर रहा होगा। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन में पता है कि क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया होता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया होता है। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू, अगर हम सरफेस फोर्स इक्वल टू लिखे तो सिग्मा इंटू एल लिख सकते हैं, और प्रेशर फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एफ पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी इंटू ए लिख सकते हैं। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करानी है, अगर हमें अगर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करानी है तो हम देख सकते हैं कि एफ एस इक्वल टू एफ पी के बराबर में, एफपी के बराबर पे, जिसमें से एफ एस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एफ एस इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू पाई इंटू डी, और एफ पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4 d²। पाई इंटू डी हमने क्यों किया? पाई इंटू डी क्यों किया? पाई इंटू डी
क्यों किया, पाई इंटू डी हमने इसलिए किया क्योंकि देखिए पाई इंटू डी करने का हमारा सबसे बड़ा जो फैक्टर था पाई इंटू डी करने का, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस के ऊपर में एक्ट हो रहा है, तो पाई इंटू डी करेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे, इक्वेशन निकालेंगे P इक्वल टू 4 सिग्मा डी। ये किसके लिए, लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए। सेम कंडीशन अगर हम बात करें, अगर हम सोप बाउल में, तो सोप बाउल में क्या है कि सोप बाउल में हमारा दो लेयर है, यानी कि ये दोनों लेयर मिलके हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, 2 सिग्मा हो जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा, 2 सिग्मा इंटू पाई डी और प्रेशर फोर्स इक्वल टू पी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वेट करें तो यहां से देखा गया P इक्वल टू 8 सिग्मा इंटू डी। ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये सोप बबल के लिए, क्योंकि सोप बबल क्या होता है कि वो वाटर इंटरफेस होता है, मतलब यहाँ पे भी अंदर, यहाँ के बीच में भी थोड़ा थोड़ा वाटर फिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लिक्विड जेट के लिए देखा गया। लिक्विड जेट मतलब कि हमारा सपोज करें कि हमारे पास कोई फ्लो है और यहां से पानी फ्लो हो रहा है, यहां से पानी क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, यहां से पानी फ्लो हो रहा है, तो ये क्या है, पूरे फ्लो में निकल रहा होगा, ये पूरे फ्लो में निकल रहा होगा। तो इस लिक्विड जेट को अगर हम यहाँ कट कर लेते हैं तो हमें यहाँ से सिलेंड्रिकल शेप में मिलेगा। इस सिलेंड्रिकल शेप को हम क्या कर रहे हैं कि इस एक्सिस के अलॉन्ग हम इसे कट कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर हम देखेंगे तो ये पूरा हमें क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा। तो इस प्रेशर को, यानी कि इस लिक्विड जेट को बाहर से P नॉट अप्लाई करेंगे, P अप्लाई हो रहा होगा, बाहर से P अप्लाई हो रहा होगा, और इसको रेसिस्टेंस कौन कर रहा होगा, इसके सर्कमफ्रेंस पे जो भी ये सिग्मा होंगे, ये क्या है, इसको रेसिस्टेंस इस पे ऑफर कर रहे हैं। तो फिर सेम कंडीशन, अगर हम इक्विलिब्रियम निकालना है तो Fs इक्वल टू P। अगर सरफेस टेंशन की फोर्स कितना है, सिग्मा इंटू 2L, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या है, पूरे लेंथ पे ऑब्जर्व हो रहा है, तो सिग्मा इंटू 2L कर दिया। और प्रेशर फोर्स कहां हो रहा है, इस सर्कमफ्रेंस पे होगा, प्रेशर फोर्स इस सर्कमफ्रेंस पे होगा, यानी कि P इंटू L इंटू डी। तो अगर हम इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहां से देखा गया कि P इक्वल टू 2 सिग्मा डी। ये किसके लिए, ये है इनसाइड लिक्विड जेट के लिए। अब हम बात करते हैं वेटिंग फ्लूइड और नॉन वेटिंग फ्लूइड। वेटिंग फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड हमारे सरफेस को वेट कर सके उसके लिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा, फॉर वेटिंग फ्लूइड एडेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन, और नॉन वेटिंग फ्लूइड के लिए क्या दिया, कोहेशन ग्रेटर देन एडेशन। कोहेशन ग्रेटर देन, अगर वेटिंग फ्लूइड है तो क्या होगा, कोहेशन ग्रेटर देन एडेशन होता है, सॉरी अगर नॉन वेटिंग फ्लूइड है तो एडेशन ग्रेटर देन, यानी कि एडेशन ग्रेटर देन कोहेशन, और फॉर नॉन वेटिंग फ्लूइड कोहेशन ग्रेटर देन एडेशन होता है, कोहेशन ग्रेटर देन एडेशन होता है। सरफेस ऑफ कांटेक्ट की बात करें, कांटेक्ट एंगल की बात करें तो नॉन वेटिंग फ्लूइड के लिए कांटेक्ट एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, और वेटिंग फ्लूइड के लिए कांटेक्ट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। तो आज की क्लास में हम लोग ने बात किया रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड के बारे में, जिसमें हम लोग ने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में डिस्कस किया, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है, ठीक है।